मेरा विषय है इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं। तो इसलिए क्यों ना हम भारतीय भाषा यानी हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी में बात करें। हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर। हम भविष्य की व्याख्या करना चाहते हैं। मैं जब ब्रिटेन में था तो वहां पर एक इंटरनेशनल बैंक था जिसका लोगो था वर्ल्ड्स लोकल बैंक। अगर ये दुनिया का इतना बड़ा बैंक है तो लोकल बैंक क्यों बनना चाहता है? उसको स्थानीयता की क्या जरूरत है? तो स्थानीयता क्या हमारे भविष्य के लिए जरूरी है? पहली बात क्या थी? हम इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक लाइन चल रही है। हमें क्या जरूरत होती है? हमें रोजगार की जरूरत होती है, हमें अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने की जरूरत होती है। देश को जरूरत है कि वो एक सुपर पावर बने, महाशक्ति बने। हमें जरूरत है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो ज्ञान की विरासत है, वो हमारे पास हो। जब हम इंग्लिश को देखते हैं तो हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है, और ज्यादातर लोगों को लगता है ये तो सारी आवश्यकताएं पूरी करती है। अंग्रेजी से तो हमें नौकरी मिल रही है, अंग्रेजी से तो हम पश्चिमी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। अंग्रेजी तो कई वर्गों को, जातियों को, प्रांतों को, राज्यों को जोड़ रही है। और अंग्रेजी से ही तो हम पुराना सब अतीत पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और नए अर्थों में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर भारतीय भाषाओं की जरूरत ही क्या है? ये जो सीधी सीधी चलती चाल है, एकाएक उसमें ये कहना कि नहीं ये शायद ठीक नहीं है, इस पर रुको, विचार करो। भविष्य की एक गति और भी हो सकती है, भविष्य की एक दिशा और भी हो सकती है। जब हम ये बात करते हैं तो ये बात नहीं करते कि अंग्रेजी से हमें कोई द्वेष है, ईर्ष्या है। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो हर भाषा का अपना स्थान है। हर भाषा हमें विकास करने के लिए, हमें दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है। और हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी भाषाएं हैं जो अभी मैंने चारों पांचों बातें कही। रोजगार है, हमारी संभावनाएं हैं, भारत को महाशक्ति बनाना है, भारत में अपने ज्ञान को लाना है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को पाना है, तो कौन सी भाषा में प्राप्त करा सकते हैं? सबसे पहले हम सब लोग कन्विंस्ड हैं, ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं कि रोजगार अंग्रेजी से। रिक्शे वाला भी, काम करने वाले भी ये चाहते हैं कि उसका बच्चा अंग्रेजी पढ़े, तभी उसको रोजगार मिलेगा, तभी उसको अपनी संभावनाएं प्राप्त कर सकता है। पर हमें एक बात सोचनी होगी, 1834 में मैकाले ने मिनट्स लिखे थे जिसमें उसने कहा था कि जब भारत में पश्चिमी शिक्षा आएगी तो ये लोग पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रक्त से और रंग से तो भारतीय होंगे, पर सोच से, विचार से, जीवन शैली से ये भारतीय नहीं होंगे, पश्चिमी रहेंगे। आज 200 साल बाद आप विचार कीजिए, आज इतने बड़े देश में 200 साल बाद जब ये पश्चिमी शिक्षा शुरू हो चुकी है, उसके 200 साल बाद क्या बिना अंग्रेजी के कोई इंजीनियर बन सकता है? आप एनआईटी इंजीनियर में पढ़ रहे, एनआईटी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे, क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है? क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई आईएएस बन सकता है? हमने अपनी सारी नौकरियां, सारे पद, सारे रोजगार और एक तरीके से अपना सारा भविष्य एक भाषा में कैद कर दिया। और 200 साल बाद भी उसकी संख्या 5 से 7% से ज्यादा नहीं है। अब आपको लगता है कि यह हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए अपनी भाषा से, ये तो संभव ही नहीं है। अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा। सकान सानू ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी का पंजाब, उसमें वो 20 देशों का एक चार्ट देते हैं कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, आधुनिकता की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से जो सबसे आगे देश हैं, उन 20 में से 16 देश अपनी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है, हम फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते।
तो हमको बताना पड़ता है कि दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इजराइल है। इतने सारे देश जो अपनी भाषा के माध्यम से तरक्की कर रहे हैं, और इतना बड़ा देश, उस देश में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसलिए अपने रोजगार को लेने के लिए, अपनी नौकरियों को लेने के लिए, अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि हमारा देश, इसमें 15 राज्य तो 4 करोड़ से जनसंख्या से ज्यादा है, उनकी अपनी भाषाओं को स्थान मिले, ये सबको कहा गया। और पहले साल में 19 कॉलेजेस ने 5 भारतीय भाषाओं में ये पढ़ाई शुरू कर दी। आज उसकी 250 से ज्यादा किताबें तैयार। इधर मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की गई कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब भारतीय भाषाओं में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है। अगले साल से एमबीबीएस की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी। एक कॉलेज से उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना कर, ये देश अंगड़ाई ले रहा है, ये देश बदलाव देख रहा है। ये जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ बातें नहीं है। अभी मैं श्रीनगर में आ रहा था, एक जगह पर श्रीनगर डाउनटाउन में मुझे बताया गया कि श्रीनगर डाउनटाउन में मैंने देखा वहां पर 10 से 15 मेडिकल शॉप्स। ये मेडिकल शॉप्स कैसी थी? वेस्टर्न एलोपैथिक मेडिकल शॉप थी। मैं सोचता हूँ कि जब मैं 15 साल का था, 20 साल का था, दिल्ली में रहता था, तो एक मोहल्ला होता था जिसमें एक हकीम होता था, एक वैद्य होता था, और 3-4 मोहल्लों में एक मेडिकल शॉप होती थी। 20-30 साल में ऐसा क्या बदल गया? वैद्य चला गया, हकीम चला गया, और एक मोहल्ले में 4-4 मेडिकल शॉप आ गए। ये सिर्फ बात की बात नहीं है। पिछले साल के मैं फिगर्स देख रहा था, भारत ने 50,000 करोड़ रुपए की एलोपैथिक मेडिसिन इंपोर्ट की। हमारे बच्चे हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे देश में हमारा भविष्य नहीं। हम ये बताकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि अगर वो विदेश चले जाएं तो हमारी उपलब्धि होगी। एक फिगर कहती है कि 85 बिलियन रुपया एक वर्ष में विदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर लगता है। दूसरी फिगर ये कहती है कि 5 बिलियन भारत सरकार ने लगभग 4 करोड़ बच्चों के लिए रखा। तो जो फिगर्स का और पैसों का कंपैरिजन है वो ये कहता है कि एक विदेश में जो एक बच्चा गया उसके ऊपर 89 लाख 89 लाख रुपीस हर साल खर्च होते हैं, और भारत के बच्चे पर भारत सरकार केवल 10,000 रुपए खर्च करती है। हम 18 लाख को तो बना रहे हैं, पर कितने करोड़ लोगों की कॉस्ट के ऊपर हमको विचार करना होगा। ये प्रश्न केवल विचार के प्रश्न नहीं है, केवल बहस के प्रश्न नहीं है। हम किताबें पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी के चेयरमैन थे, उनके सामने मैंने बात रखी कि हमारे देश में जो किताबें पढ़ी जाती हैं, 24 जो भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन सब किताबों की संख्या 45% है, और केवल अंग्रेजी में पढ़े जाने वाली किताबों की संख्या 55%। ये जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं जिनके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। जब हम रोजगार की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तो ये बात आपको सोचना जरूरी है। मेरी कविता की पंक्ति है कि लहू से भीगी अगर नहीं तो, लहू से भीगी अगर नहीं तो ये है जवानी, कौन कहेगा? और मैं भी चुप हूं, तुम भी चुप हो, फिर ये कहानी कौन कहेगा? मित्रों, हमारे एआईसीटी के अभी पुराने चेयरमैन साहब थे, उनका भाषण हम सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि हर साल 18 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं। पास करने वालों की संख्या कितनी है? जो इंजीनियरिंग पूरी करके पास करते हैं तो उसकी संख्या वो बताते हैं 13 लाख। उनका कहना है कि इसमें सबसे बड़ा व्यवधान भाषा का है। हमारे एक मित्र मम्मी कहते हैं कि देशों को, वर्गों को, जातियों को, प्रांतों को, राज्यों को जोड़ने के लिए भाषा बहुत अच्छी।
एक केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद जब जाता है तो हमें सैकड़ों वर्षों तक पता नहीं चलता कि उसके परिणाम क्या है। भारत की भाषाओं को आपस में लड़ाया गया, ये भी उपनिवेशवाद की एक लेगेसी है। रूमी ने लिखा था कि हाय जो कसाई है उसकी नजर में तुम्हारा तमिल दुख मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है। भाषाओं में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और देश की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान की सब भाषाएं इकट्ठी होकर आगे बढ़ सकती हैं, बढ़नी चाहिए। अभी दक्षिण की सब भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। अभी ये कहा गया कि पाली है, प्राकृत है, फारसी है, ये सब भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के अंदर शामिल की जाएंगी। ये शिक्षा नीति और ये बदलाव भारतीय भाषाओं को केंद्र में लाने के लिए एक बदलाव। हम जब देशों, हम वर्गों और जातियों, प्रांतों को जोड़ने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज जोड़ने वाली क्या है? दो ही चीज कहते हैं, बॉलीवुड और क्रिकेट। बॉलीवुड क्या है? हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्म क्या है? हिंदी फिल्म के अंदर जब आप बात करेंगे तो वहां हिंदी उर्दू का ऐसा कोई भेद नहीं है। वही तो हिंदी फिल्म है जिसमें आमिर खान भी है, जिसमें सलमान खान भी है, जिसमें शाहरुख खान भी है। वही शायर है जिसके सबसे ज्यादा गीत हम गाते हैं। वही जावेद अख्तर है। वही महाभारत लिखने वाला राही मसूद रजा है। ये लोग इस देश को जोड़ने वाले लोग। इन लोगों की वजह से ये देश एक है, एक रहेगा। ये फासलों को तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोगों को जोड़ने वाले लोग हैं, दिलों को जोड़ने वाले लोग। किंतु हमें शायद जो अपनी भाषाओं के माध्यम से जो एक दूसरे की सहोदर है, एक दूसरे की बहनें हैं, और जिसके कारण से दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनी। आप कहीं भी चले जाइए तो वो कहेंगे कि क्या देखते हैं? बॉलीवुड फिल्म देखते हैं। ये साहित्य है, ये विरासत जो हमें दिखाई देती है, उसके ऊपर हमने शायद कम विचार किया। हम जब बात करते हैं भारत के बारे में, भारत की, हम कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से, सिविलाइजेशंस में से। तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि ये सिविलाइजेशन कैसे बनी। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, वो तो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, राजा रहे थे। उन्होंने प्राकृत में क्यों लिखा? भगवान महावीर को ज्ञान हुआ तो उन्होंने पाली में क्यों लिखा? गुरु नानक को ज्ञान हुआ तो उन्होंने गुरुमुखी में क्यों लिखा? बासवन्ना को ज्ञान हुआ तो उन्होंने कन्नड़ की पैरवी क्यों की? तुलसीदास को समझ एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तुलसीदास ने अवधी में क्यों लिखा? कबीर ने साधुकिनी भाषा में क्यों लिखा? अगर हमें अपनी ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत समझनी है तो इस बात की बहुत जरूरत है कि वो केवल और केवल भारतीय भाषाओं में की जा सकती है। जब हम कश्मीर की विरासत की बात करते हैं, अभिनव गुप्त की बात करते हैं, कश्मीरी की शारदा लिपि की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, हम सब लोग तो जब पढ़े और हमने तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गाने किसी दूसरी भाषा के। मैं जिनकी बात कर रहा था, चाहे साहिबी, चाहे मधुर सुल्तानपुरी की, दिलीप कुमार, सब लोग अपनी भाषा के लोग। तो ये तो भाषाएं तो जोड़ने वाली, ये तो भारतीय भाषाएं तो जोड़ने वाली भाषाएं। मित्रों, जब हम भारत को एक महाशक्ति बनाने की बात करते हैं तो बिना मौलिकता के कोई महाशक्ति बन सकती है? आज से 100-125 साल हो गए, 100 साल से ज्यादा का समय हो गया जब भारत को एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार लेने वाला अमेरिका के बाद कौन है? इजराइल। उसने अपने देश में मौलिकता को प्रोत्साहित किया। AICTE की एक स्टडी बताते हैं कि हिंदुस्तानी विद्यार्थी प्रारंभ में कम से कम स्कूल स्तर पर इसलिए आगे प्रतियोगी नहीं हो पाते, कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अपनी भाषा का परिवर्तन हो जाता है, उनका माध्यम परिवर्तन हो जाता है। इस देश में एक बड़ा
बदलाव चाहिए। जब हम इस देश के मूल्यों की बात करते हैं, विचार परंपरा की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इससे जीवन मूल्य बदल जाते हैं। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कहां पर जाना है पढ़ लिख कर, ये सारा का सारा इस बात पर निर्भर करता है कि हम भारतीय भाषाओं के अंदर व्यवहार करते हैं अथवा नहीं। और इसका दारोमदार किसके ऊपर है? ये जो परिवर्तन की बेला जा रही है, जिसमें हमने मान लिया कि अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य है, उसकी जरूरत है। हमें बहुत सारी चीजें द्विभाषी करनी है। सारे इंजीनियरिंग, सारे मेडिकल के टर्म्स जो पश्चिम से आए, जो आधुनिकता से आए हैं, उसको लेने हैं। परंतु इन युवाओं को अपनी भारतीय भाषाओं के बारे में भी सोचना होगा। मेरी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। मित्रों, हमें आशा और अपेक्षा आपसे, मेरी कविता जो मैंने ब्रिटेन में लिखी थी उसकी पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक था भटका हुआ भविष्य। उसकी कुछ अंतिम पंक्तियां। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी, उसे आवाज दो। उसे आवाज दो। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी, उसे आवाज दो। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे भी देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है, उसे आवाज दो। वो सुरंग के मुहाने पर है, वो आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ